सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म में सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल की वीडियो में हमने देखा था बीजांड के प्रकार, ठीक है, लेकिन समय की वजह से बीजांड के प्रकार के हम डायग्राम नहीं बना पाए थे। तो ये आपके सामने बीजांड के प्रकार हैं। जो बीजांड के प्रकार अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ना कि 12th लेवल पे। वहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी के अंदर बताया था आपको एनाट्रोपस मिलेगा आपके लिए। उसके अलावा ये भी आपसे पूछे जाएंगे आगे। और लास्ट जो आरबीएससी का सिलेबस था उसके अंदर भी ये वाले 6 की 6 बीजांड के प्रकार वहाँ पे दे रखे थे। वो बुक भी अच्छी थी, एनसीईआरटी भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं। तो आप 2 मिनट में फटाफट इनको, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको बाद में बनाते रहना, या फिर इनको फटाफट जितना जल्दी हो सके इनको एक बार बना लेना। संभव हो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप बाद में इनको बना लेना। तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज करके, और तब आप इनको आसानी से बना लेना। एनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस या हेमिट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस, ये 6 प्रकार के बीजांडों के प्रकार आते हैं। इनमें क्या है, एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं कि किस कुल के अंदर या किस पादप के अंदर किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। जो आपके लिए कल की वीडियो में आपके लिए 6 की 6 प्रकार लिखाए थे, कौन सा किस कुल में मिलता है, और बीजांड की स्थिति। 3 चीजें ध्यान रखना है इसमें, निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत। इनकी स्थिति क्या होती है, इनकी स्थिति के आधार पर ही बीजांडों को 6 भागों में बांट के चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आज हमारा अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। हमने नर युग्मक जनन के अंदर परागकणों का और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण पढ़ लिया। मादा युग्मक जनन के अंदर मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की घटना को हमने देख लिया। अब इसके बाद में अगली चीज आती है हमारी कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन जो है, इनमें क्या अंतर होता है। देखो, अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। इनमें क्या अंतर होता है, इनमें अंतर देख रहे हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहली बात कि लघु बीजाणु जनन जो होता है, लघु बीजाणु जनन कहाँ पे होगा, लघु बीजाणु धानी में होता है। सबके लिए पता है ये कि लघु बीजाणुओं का निर्माण जो होता है वो लघु बीजाणु धानी में होता है, ठीक है। और गुरु बीजाणुओं का निर्माण जो होगा वो गुरु बीजाणु धानी में होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है और गुरु बीजाणु जनन की क्रिया जो होती है, इन दौरान या इन क्रियाओं के दौरान किस किस का निर्माण होगा, इसमें किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। और गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया है इसके दौरान क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इसमें गुरु बीजाणु बनेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है और गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है, ये दोनों ही मदर सेल से होंगी और दोनों की मातृ कोशिका जो होगी वो द्विगुणित होगी। इसकी मातृ कोशिका जो होती है उसको तो हम माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानेंगे। इसकी जो मदर कोशिका होती है, मातृ कोशिका, उसको हम मेगा स्पोर मदर सेल के नाम से जानेंगे। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अगला एक स्पोर मदर सेल से, ठीक है। लघु बीजाणु जनन के अंदर एक स्पोर मदर सेल से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणु बनेंगे।
जबकि गुरु बीजाणु जनन के अंदर क्या होता है, एक स्पोर मदर सेल जो होती है, स्पोर मदर सेल से 4 ही गुरु बीजाणु बनेंगे, लेकिन 3 में क्या होंगे, नष्ट हो जाते हैं। तो इनसे एक ही क्या बनता है, सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। आपकी बुक के अंदर सक्रिय की जगह क्रियाशील शब्द लिखा हुआ है, उसका एक ही अर्थ है, सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, ये हमको पता है कि ये भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और ये भी क्या होंगे, अगुणित होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अगली बात कि लघु बीजाणु जो होते हैं ये तो कैसे होंगे, मोटाइल होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं, चलायमान होते हैं, चलायमान, या ये कैसे होंगे, गतिशील होते हैं लघु बीजाणु। तभी इनमें क्या होती है, परागण की क्रिया होती है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है, और युग्मकों का स्थानांतरण जो होगा उसमें नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचेगा। स्थानांतरण जो होगा वो मोस्टली किसमें होगा, मेल गैमेट्स के अंदर होगा। जबकि गुरु बीजाणु जो होते हैं ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात स्थिर होते हैं, ये स्थिर मिलेंगे। अगली चीज कि इनके अंदर ध्यान से सुनना, लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है, लघु बीजाणु जनन के दौरान बने हुए जो लघु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणुओं का स्थानांतरण जो होगा वो परागण कहलाएगा, या वो पॉलिनेशन कहलाता है। और परागण की क्रिया जो होती है वो लघु बीजाणुओं के द्वारा प्रदर्शित होगी, जबकि गुरु बीजाणुओं के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। ये परागण की क्रिया को नहीं दर्शाएंगे। दर्शाने से मतलब है कि ये जब गमन ही नहीं कर रहे तो ये परागण कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ, परागण में सहायक जरूर होंगे, नर युग्मकों के अंकुरण में ये सहायक होंगे। कौन, गुरु बीजाणु जनन या मादा भाग जो होगा वो, और वो आगे आएगा कैसे होगा। अगला है कि लघु बीजाणु जो होते हैं, ध्यान से सुनना, लघु बीजाणु जनन की क्रिया में लघु बीजाणु 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ठीक है, चारों लघु बीजाणु धानियों से किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। उनमें असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं, और गुरु बीजाणु में पता है कि गुरु बीजाणु की संख्या कितनी होती है, 1 बनती है, 1 गुरु बीजाणु बनता है। अच्छा, इसमें 7 कोशिकीय, ध्यान से सुनना, इसमें 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था नहीं पाई जाती। 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था नहीं पाई जाती, जबकि गुरु बीजाणु जनन के दौरान मोस्टली 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था बनती है। ये जरूर ध्यान रखना। पेपर के हिसाब से यदि हम लोग देखें, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, कोई सी भी बोर्ड हो, मादा जनन भाग में से यदि क्वेश्चन आता है ना ज्यादातर, तो वो 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था वाला आता है। या विकसित नर मादा युग्मकोद्भिद के संरचना उसके बारे में पूछ सकते हैं, या 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था के बारे में पूछा जाएगा। और यदि ये क्वेश्चन आया तो ये 3 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। 1 नंबर में इसमें से मोस्टली कम ही आते हैं, 3 नंबर के लायक इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ अंतर हो गए किसके, लघु बीजाणु जनन के और गुरु बीजाणु जनन के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब सुनना एक बार कि लघु बीजाणु जनन में, लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है, लघु बीजाणु धानी में, और गुरु बीजाणु जनन में, गुरु बीजाणु जनन कहाँ होगा, गुरु बीजाणु धानी में। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें लघु बीजाणु बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। अगला, इसमें एकमात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा जबकि इसमें एक स्पोर मदर सेल से केवल 1 सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। अगला, ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। अगला कि परागण की क्रिया में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये मादा भाग जो होता है वो परागण की क्रिया में सहायक होता है। अगला, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था लघु बीजाणु जनन के दौरान नहीं बनती, जबकि गुरु बीजाणु जनन के दौरान 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था बनती है। ठीक है, इस दौरान ये अवस्था भी क्या होगी, बनेगी यहाँ पे। तो ये हो गए लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु जनन में अंतर। ठीक है, इसके बाद में
अगला यही से हम लेके चल रहे हैं कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद इनमें अंतर बताना है। देखो नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में क्या अंतर है, ये दोनों ही आपके कोर्स में है, ठीक है। और एग्जामिनर का कोई पता नहीं वो कौन सा आपको क्वेश्चन रख दे, सारे की सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं बुक के अंदर या आपके चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है ना वो सारे मोस्ट हैं, आप तो ये मान के चलना। दूसरा कि लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो तो आपको देखना ही है, उसके अलावा आपको पहले भी बताया था कि सीबीएसई पैटर्न पे एग्जाम होंगे आपके, सीबीएसई पैटर्न पे। तो सीबीएसई पैटर्न में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस सीधे सीधे नहीं आएंगे कि पिछले 10 साल के हमने पढ़ लिए उनमें से ही आ गया। वहां आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देगा, क्वेश्चन इजी आएंगे लेकिन उसको क्या है वो थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब थोड़ा सा जहां घुमा दिया ना वहीं पे क्या है हमारा दिमाग जो है वो भी घूम जाएगा और हम सही लिखते हुए भी आंसर गलत करके आ जाएंगे, बस ये थोड़ा सा अंतर है। तो नर युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद इसमें अंतर पूछ लिया कि क्या अंतर है इसमें। अब इनके बारे में हमने पढ़ा है, देखिए अंतर ना बुक के अंदर है ना आपकी नोट्स के अंदर मिलेंगे आपके लिए। तो जर्नल ये आपके है ना ज्ञान के ऊपर आधारित है। देखो कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, सबसे पहले इसका निर्माण जो होता है किससे होगा, नर युग्मक या फिर किससे होगा, पराग कण से होता है। निर्माण की बात कर रहे हैं, जब आपको नर युग्मकोद्भिद का बताया था तो उसमें सीधा बताया था कि पहले लघु बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु के बाद में जैसे ही लघु बीजाणु अलग अलग होंगे टेट्राड फॉर्म से सिंगल फॉर्म में आएंगे। तो सिंगल फॉर्म में आने के बाद में वो क्या कहलाएंगे, पराग कण कहलाएंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन या पोलन कहलाएंगे। और पराग कणों में एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण होगा। जब दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तो वही अवस्था कौन सी कहलाती है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, ठीक है। वहां पे नर युग्मकोद्भिद का निर्माण प्रारंभ हो गया है। अब नर युग्मकोद्भिद का विकास, यहां पे दूसरा देख रहे हैं कि इनका विकास कहां पे होता है। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हमने देख लिया किससे होगा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे होता है, परागकण से होता है, ध्यान से सुनना। और कहां पे होता है, कहां पे होगा, इसका जो निर्माण होगा वो पराग कोश के अंदर ही होता है, पराग कोश में। जबकि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण जो होगा, ध्यान से सुनना, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण जो होता है ये कहां होगा, बीजांड के अंदर होगा। नर युग्मकोद्भिद का फिर से सुन लेना, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कहां हो रहा था, पराग कोश के अंदर। नर युग्मकोद्भिद के निर्माण का मतलब क्या है, नर युग्मकोद्भिद के निर्माण का मतलब है कि उसका अंकुरित होना, मतलब एक केंद्रक से दो केंद्रक बनना। और पहला केंद्रक कौन सा था, वर्धी केंद्रक जो बड़ा केंद्रक है या इसको कायिक केंद्रक बोलते हैं, और दूसरा कौन सा था, जनन केंद्रक जो छोटा केंद्रक था। सामान्य तौर पे परागकण जो होते हैं इसी दो केंद्रक की अवस्था में बाहर आएंगे ज्यादातर पौधों के अंदर। अगला दूसरा आता है इसके बाद में कि नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होगा, डेवलपमेंट जो होता है वो कहां पे होता है, वर्तिकाग्र पे जाके होता है। विकास कहां पे होगा, वर्तिकाग्र पे होगा जाके, अर्थात परागकोश से बाहर होगा, परागकोश के स्फुटन के बाद में होगा, ठीक है। और इनका जो विकास होता है, इनका विकास भी कहां होता है, बीजांड में होता है। तो दोनों चीज ध्यान रखना, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण
प्लस मादा युग्मकोद्भिद का विकास दोनों ही कहां पे हो रहे हैं, बीजांड ओव्यूल के अंदर हो रहे हैं, जबकि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण तो कहां हो रहा है, परागकोश में, और इसका विकास जो है वो कहां पे होगा, वर्तिकाग्र में होता है, वर्तिकाग्र पर होता है। यह लिख देता हूं, ठीक है। अगली बात कि नर युग्मकोद्भिद जो होता है, ध्यान से सुनना, एक परिपक्व या विकसित नर युग्मकोद्भिद की बात करें तो विकसित नर युग्मकोद्भिद कौन सा होगा, जिसमें पराग नलिका बनेगी, पराग नलिका बनती है, पराग नलिका बनेगी, जबकि मादा युग्मकोद्भिद के अंदर पोलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा। यहां ध्यान रखना, पराग नलिका किससे बन रही है, नर युग्मकोद्भिद से ही बन रही है, और मादा युग्मकोद्भिद में पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा। अगली बात कि नर युग्मकोद्भिद जो होता है, नर युग्मकोद्भिद कितने केंद्र की अवस्था होती है, एक विकसित नर युग्मकोद्भिद की बात कर रहे हैं हम लोग, विकसित नर युग्मकोद्भिद, इसकी यदि हम बात करें तो ये 3 केंद्र की अवस्था होती है, 3 केंद्र की अवस्था। और 3 केंद्र की अवस्था भी कौन कौन सी, इसमें 2 तो कौन से होते हैं, 2 नर युग्मक केंद्रक, 2 तो होते हैं नर युग्मक केंद्रक, और एक क्या होता है इसमें, वर्धी या फिर कायिक केंद्रक होता है। ठीक है, ये 3 केंद्र की अवस्था में आते हैं, जबकि मादा युग्मकोद्भिद, एक विकसित या परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की बात करें तो इसके अंदर 8 केंद्र की अवस्था होती है, 8 केंद्र की अवस्था। अब 8 केंद्र की अवस्था आपको पता है कौन कौन सी थी, कि माइक्रोपाइल की ओर पाए जाने वाली 3 जो केंद्रक थे, ये तो क्या कहला रहे थे, एग एपरेटर्स, जिसमें 2 तो क्या थी, सिनर्गेट सेल, और एक कौन सी थी, अंडकोश का, बीच में 2 केंद्रक होते हैं द्वितीय कोशिका के अंदर, और 3 निभाग की ओर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका, इस नाम से जानते हैं। तो ये 8 केंद्र की अवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है कि मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, दोनों में एक चीज देखना, दोनों में मोटाइल कौन सा है और नॉन मोटाइल कौन सा है, मतलब चलायमान कौन सा होगा और स्थिर कौन सा होता है दोनों के अंदर। यदि दोनों की बात करें हम तो ये देखो, निर्मित जब होगा, नर युग्मकोद्भिद का जब निर्माण होगा, कहने का मतलब है जब परागकण के अंदर 2 केंद्रक बनेंगे तभी ये स्फुटित होगा, और स्फुटित होने पर ये कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा दूसरी जगह जाएगा, अर्थात इसमें क्या हो रही है, गति हो रही है। तो गति किसमें मिलेगी, नर युग्मकोद्भिद के अंदर। तो नर युग्मकोद्भिद कैसे होते हैं, मोटाइल होंगे, और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ये पहले चैप्टर में भी बताया था, नॉन मोटाइल होंगे। अच्छा, मादा युग्मकोद्भिद की संख्या जो होती है, मादा युग्मकोद्भिद की संख्या वो होती है 1 मादा युग्मकोद्भिद की, जबकि इनकी संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है। नर युग्मकोद्भिद जितने भी परागकण बन रहे हैं ना, उनमें से अधिकांश परागकण, ध्यान से सुन लेना, जितने परागकण बन रहे हैं उसमें से अधिकांश परागकण जो होते हैं वो 1 केंद्रक से 2 केंद्रक की अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इसलिए इनकी संख्या हमने असंख्य लिख दी है। असंख्य का मतलब वो नहीं है कि इनको हम गिन ही नहीं सकते, गिन सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है गिनने के अंदर, इसलिए हम उनको असंख्य लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हो गए किसमें, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के कुछ अंतर हो गए। ठीक है, ये क्लियर है यहां पे। इसके बाद में अब देखो, इसके बाद में अगला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, अब तीसरे स्टेप पे आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो था
वो हमारा कंप्लीट हो गया था मेल गैमेटोफाइट तक, नर युग्मकोद्भिद के निर्माण और उसका विकास, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सेकंड जो स्टेप था, उस स्टेप के अंदर हमने ये देखा था कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। 1 मिनट में हम फटाफट देख रहे हैं कि हमने कौन कौन सी टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए थे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने देखा था पुष्प की संरचना। फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें पुष्प की संरचना पढ़ी थी, दल, बाह्यदल, पुमंग, जायांग, ये इसमें हमने पढ़ लिए थे। दूसरा कि पुष्प की संरचना के बाद में पुष्प के अंदर निषेचन पूर्व की घटनाएं जो थी, निषेचन पूर्व की कौन कौन सी घटनाएं या क्या होता है वो देखा था, निषेचन पूर्व की। तीसरा हमने देखा था परागकोश की त्रिविमीय काट, परागकोश की त्रिविमीय काट, ये हमने पढ़ी थी। उसके बाद में अगला पढ़ा था हमने परागकोश की अनुप्रस्थ काट। अगला हमने पढ़ा था कि जब हम इनको पढ़ ही रहे हैं तो हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि इनका निर्माण कहाँ से हुआ, इनका निर्माण कहाँ से हुआ है, क्योंकि ये आगे फिर मिलेगा तुम्हारे लिए निर्माण कहाँ से हुआ है। तो इसके अंदर हमने अनुप्रस्थ काट में देखा था कि लघु बीजाणुधानियां मिल रही थी, तो हमने एक लघु बीजाणुधानी की संरचना देख ली, लघु बीजाणुधानी की संरचना, लघु बीजाणुधानी का निर्माण, निर्माण। और अगला जो टॉपिक था वो था लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी की संरचना, अगला टॉपिक ये था। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की संरचना। अगला हमने ये देखा था कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन की क्रिया, लघु बीजाणु जनन की क्रिया देखा था। और लघु बीजाणु जनन की क्रिया के बाद में अगली स्ट्रक्चर देखी थी हमने परागकण की संरचना, परागकण की संरचना। परागकण की संरचना के बाद में देखा था परागकणों का अंकुरण अर्थात नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण या परागकण का अंकुरण। परागकण जो थे ना, इसमें एक केंद्रक था, जब इसमें 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाए तो वही क्या कहलाता है, नर युग्मकोद्भिद कहला रहा था। अगला इसके बाद में हम देखा था परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है। तो एंडोथीसियम की कोशिकाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं और साइड वाली कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, ओष्ठ कोशिकाएं। ठीक है, और 4 प्रकार से स्फुटन देखा था। इसके बाद में स्फुटन के बाद में देखा था कि जब ये वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएंगे तो वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद में नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा। और इसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ा था कि पराग उत्पाद, पराग कणों की जीवन क्षमता और पराग एलर्जी। ये टॉपिक हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर देखे थे। सेकंड में कौन कौन से देखे थे, सेकंड के अंदर पहला देखा था हमने जायांग की संरचना के बारे में, जायांग की संरचना। फिर उसके बाद में दूसरी आती है बीजांड, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। और फिर तीसरा देखा था बीजांड के प्रकार। चौथा था इसके बाद में मादा युग्मकोद्भिद या गुरु बीजाणु जनन,
सॉरी गुरु बीजाणु दानी का निर्माण। पांचवा था गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन का ही एक नाम और होता है मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। और अगला देखा था मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने देखे थे। कौन कौन से, ये आपके सामने लिख रहे हैं। चाहो तो इनको नोट कर लेना क्रम से, यदि कंफ्यूजन में हो कहीं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़े थे, ये सेकंड स्टेप में पढ़ रहे हैं। और थर्ड स्टेप की बता दूं, थर्ड स्टेप आएगा आपका परागण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले परागण के बारे में, फिर परागण के प्रकार। ये हमें पढ़ने हैं। तो ये दो स्टेप हमारे यहाँ कंप्लीट हैं। अब हम अपने तीसरे स्टेप पे आ रहे हैं, परागण क्रिया। परागण क्रिया देखो कब होगी, ध्यान से सुनना, कि जब परागकोश के अंदर या लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु जनन की क्रिया के दौरान जब लघु बीजाणु बनेंगे और लघु बीजाणु बाद में किसमें बदल जाएंगे, पराग कणक में बदल जाएंगे। और पराग कण कहाँ है, अभी तक ये परागकण परागकोश के अंदर है। तो परागकोश में जब परागकण रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इनमें दो केंद्रकों का निर्माण होगा। तीन भी बनते हैं लेकिन वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते। तो मोस्टली दो केंद्रकीय अवस्था में ये बाहर निकलेंगे ज्यादातर। तो दो केंद्रकीय अवस्था का निर्माण हुआ, अभी परागकोश के अंदर ही है वो। तो इस अवस्था को हम क्या बोल रहे हैं, नर युग्मकोद्भिद के नाम से जान रहे हैं, मतलब नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया। अब होने के बाद में क्या होगा कि नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा। अब विकास कब होगा, कि जब परागकोश का स्फुटन होगा। और सीधी सी मालूम है कि जब परागकोश का स्फुटन होगा तो परागकण कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। तो परागकण बाहर निकलेंगे किसी ना किसी माध्यम से। परागकण जो हैं वो किसी ना किसी माध्यम से कहाँ पहुंच जाएंगे, पुष्प की वर्तिकाग्र जो होती है, इस वर्तिकाग्र पे यहाँ पहुंच जाते हैं। किसी ना किसी जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा या किसी अन्य कारक के द्वारा ये कहाँ पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र पर। तो यही घटना क्या कहलाती है, परागण की घटना कहलाएगी। ठीक है, अब वर्तिकाग्र जो होती है, वर्तिकाग्र इन परागकणों को अंकुरित करेगी, मतलब और अंकुरित करेगी। अंकुरण तो यहीं से प्रारंभ हो गया, फिर इनमें और ज्यादा अंकुरण प्रारंभ करेगी, मतलब इनका विकास करेगी नर युग्मकोद्भिद का। और नर युग्मकोद्भिद के विकास से मतलब बताया था आपको कि एक तो पराग नलिका का निर्माण होना, पराग नलिका बनना, और दूसरा दो नर युग्मक केंद्रक का निर्माण होना। ये जो घटना होती है यही घटना क्या कहलाएगी, नर युग्मकोद्भिद का विकास कहलाएगी। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परागण की क्रिया के बारे में, कि परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये समझते हुए चलना। अब देखो, परागण या पॉलिनेशन क्या होता है।
पॉलिनेशन बताया कि परागकोश जो होते हैं, ज्यादा बड़े बना दिए। देखो कि परागकोश जो होते हैं इन परागकोशों में यहां किसका निर्माण हो गया, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया, परागकण यहां बन गए। अब ये परागकण जो होते हैं इन परागकणों का किसी भी माध्यम के द्वारा, ध्यान से सुन लेना, किसी भी माध्यम के द्वारा इस परागकोश से निकल के कहां पहुंचना, पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचना। ध्यान से सुन लेना, पुष्प की वर्तिकाग्र बोला है, ये नहीं बोला कि उसी पुष्प की हो या दूसरे पुष्प की। कि परागकोश से परागकणों का बाहर निकलकर, ठीक है, पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचना, चाहे तो वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र हो या उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र हो या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र हो। देखो कैसे, जैसे ये एक प्लांट है हमारे पास, ये एक प्लांट है, इसके अंदर ये एक फूल खिल रहा है, ये एक पुष्प है यहाँ, ठीक है, और ये एक पुष्प है। और ये पुष्प जो हैं वो कैसे हैं, द्विलिंगी पुष्प हैं, दोनों तीनों जो भी हैं। एक ये कंडीशन हो गई। देखो, या तो इसी पादप के परागकण इसी पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, ध्यान से सुनना, ये परागकण जो हैं वो इसी पौधे के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हों, या फिर उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हों, चाहे इस पे गिरे चाहे वो इस पे गिरे, वर्तिकाग्र पर आते हों, या इसी जाति के, जिस जाति का ये पादप है, इसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर आते हों। तो ये घटना जो होती है, कहने का मतलब है कि युग्मकों का स्थानांतरण। दूसरा, पहला हमने युग्मकों का निर्माण देख लिया, नर युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद को देख लिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, युग्मकों का स्थानांतरण। तो यहाँ पे नर युग्मक जो हैं, जो परागकण हैं, यहाँ पे नर युग्मकोद्भिद जो हैं, ये बाहर निकल के पुष्प की कहां पहुंच रहे हैं, वर्तिकाग्र पर। तो आपको बस एक लाइन ध्यान रखनी है कि परागकोश से निकलकर परागकणों का कहां पहुंचना, पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यही घटना क्या कहलाएगी, परागण क्रिया कहलाती है। ध्यान आ गई कि परागकोश से, फिर से सुन लेना, परागकोश से परागकणों का निकल के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरना, वही घटना या ये जो क्रिया होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और पॉलिनेशन जो होती है ये एक जाति के पौधों में भी होती है और अलग अलग जाति के पौधों में भी होती है। ध्यान से सुनना, एक जाति के पौधों में भी होगी और एक जाति के परागकण दूसरी जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर भी जा सकते हैं, लेकिन वो वहां पे जाके अंकुरित नहीं होंगे। यदि एक जाति के पुष्प के परागकण दूसरी जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं तो वो परागित नहीं, उनमें अंकुरण नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। अब अगली चीज कि परागण जो होता है, परागण कितने प्रकार का होता है। परागण को यदि हम देखें तो परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इस क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जीनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी बोलते हैं, पर निषेचन को बोलते हैं। जंतुओं के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वयं परागण, और इसका मतलब होता है पर परागण। सेल्फ पॉलिनेशन स्वयं परागण और क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं पर परागण को। अब इनके देखो नाम याद रखना। एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि कई बार जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या अदर कंपटीशन की, पैरामेडिकल के या नर्सिंग के, कई बार क्या होता है इस परागण में से क्वेश्चन आते हैं और वहां पे हिंदी के नाम नहीं आते, हिंदी के नाम नहीं आते। चाहे वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हिंदी में लिख देंगे इसको कि क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ये वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इनकी अंग्रेजी जो है, इंग्लिश टर्म्स जो हैं वो जरूर याद रखना। साथ ही साथ जहां काम आ रहे हैं वहां आपको साथ साथ बताते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, देखो स्वयं माने क्या होता है। स्वयं माने आप शुरू से पढ़ते आए हो संस्कृत का या हिंदी के अंदर, स्वयं शब्द का मतलब होता है अपना, ठीक है, अपना या अपने, उससे मतलब होता है। तो यहाँ पे स्वयं परागण से मतलब क्या, इसमें रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो स्वयं से मतलब होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे परागण क्रिया जो होगी या तो अपने ही पुष्प में होगी, ध्यान से सुनना, या तो परागण की क्रिया अपने पुष्प में होगी अथवा अपने ही पादप के दूसरे पुष्प में होगी। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनना कि परागण की क्रिया या तो उसी पुष्प में होगी, परागण का मतलब क्या है, पराग कोश का निकल के वर्तिकाग्र पे पहुंचना, ठीक है। तो या तो उसी पुष्प में होगी या उसी पादप के दूसरे पुष्प पर। ये क्रिया ठीक है या तो उसी पुष्प पे होगी या उसी पादप के दूसरे पुष्प पे होगी। अब सुनो, यदि उसी पुष्प पे हो रही हो तो ऐसे पुष्प जो होते हैं वो कहलाते हैं उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और या फिर इनको हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे पुष्प जो होते हैं उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प या उनको हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर के नाम से जानेंगे। यदि परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हों, ध्यान से सुन लेना, उसी पुष्प में परागण क्रिया हो रही हो, जिस पुष्प के परागकण हैं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हों, तो ऐसे पुष्प जो होते हैं वो उभयलिंगी पुष्प होंगे, ठीक है। या फिर दूसरा लिखा है उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होते हों। अब दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होंगे तो ऐसे पुष्प जो होंगे ऐसे जो पादप होते हैं ना वे उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। ऐसे जो पादप होंगे वो क्या कहलाएंगे, उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। और उभयलिंगाश्रयी ये शायद आपने पहले चैप्टर के अंदर ही पढ़ा होगा, इनको बोलते हैं मोनोसियस। मोनोसियस फ्लावर के नाम से इनको जानते हैं। तो दोनों का ध्यान रखना, कौन कौन से, उभयलिंगी अर्थात हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर जो होते हैं इनमें क्या होता है, इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। और यदि पादप में एक पुष्प के परागकण
उसी पादप पर स्थित दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हों तो उन्हें क्या बोलेंगे, उभयलिंगाश्रयी या मोनोसियस के नाम से जानते हैं। आगे होंगे शायद ये समझ में, इनको फिर से देखना एक बार। देखो कैसे, देखना कि ये पादप कैसे हैं, द्विलिंगी हैं। ये पादप पुष्प जो हैं द्विलिंगी हैं और इनके अंदर यहां बना रहे हैं कि ये तो रेड कलर से, ब्लैक कलर से तो हो गई परागकोश, ठीक, और ये रेड कलर से हो गई वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र हो गई। यदि इसी पुष्प के परागकण देखना यहां से निकल के इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो ये भी क्या होगा, स्वपरागण होगा, ठीक है। या फिर ये परागकण यहां से निकल के इसी पादप की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तब भी ये क्या होगा, स्वपरागण होगा, ठीक है ना। तो ये घटना कौन सी कहलाती है, स्वपरागण की। इसमें पादप जो पुष्प जो होते हैं वो या तो क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट्स फ्लावर होंगे या मोनोसियस फ्लावर होंगे, दोनों में ये घटना होती है। अगली बात कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कौन कौन से, वो आपके सामने ही है कि एक तो उसी पौधे में होगा, उसी पुष्प में हो रहा है, और एक उसी पादप के दूसरे पौधे उसमें पुष्प में होगा। तो इनको दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से, पहला है ऑटोगैमी और दूसरा है जिटेनोगैमी, या इसको बोलते हैं हम स्वयुग्मन, और इसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। देखो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी, इनमें क्या अंतर होता है। स्वयुग्मन का मतलब क्या होगा, स्व माने अपना, युग्म माने क्या होगा, जोड़ा, अर्थात नर भाग का और मादा, ये नर भाग और मादा भाग दोनों का अपना खुद का क्या हो, जोड़ा हो। जिस पुष्प के अंदर दोनों पिलते हों, जोड़े में कम से कम कितने रहते हैं, युग्म के अंदर या पेयर के अंदर कितने रहते हैं, कम से कम दो रहेंगे, या दो वस्तुओं जब आपस में पास पास रहेंगी या जुड़ी हुई रहेंगी उसी को क्या बोलेंगे, पेयर या जोड़ा बोलेंगे। तो जिन पुष्पों के अंदर पुमंग वाला भाग और जायंग वाला भाग दोनों भाग पाए जाते हों, दोनों भाग, अर्थात पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी पुष्प, ध्यान से सुनना, पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प होना चाहिए। तो ऐसे जो पुष्प होते हैं उनमें कौन सी घटना होगी, स्वयुग्मन की घटना होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मटर, जो आप शुरू से पढ़ते आए हो मेंडल के प्रयोग में, मटर जो होती है, मटर के अंदर पुमंग और जायांग दोनों मिल रहे हैं। सरसों होती है, गुलाब, गेंदा, ठीक है, सबके अंदर पुष्प जो होते हैं वो कैसे मिलेंगे, द्विलिंगी होते हैं। एक ही पुष्प में नर भाग और मादा भाग अर्थात पुमंग और जायांग दोनों उसमें मिल रहे हो। तो ऐसे पुष्प क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो कैसे होते हैं, द्विलिंगी हो, लेकिन इसमें शर्त भी होती है कि द्विलिंगी है लेकिन उनमें समकाल परिपक्वता पाई जाती हो, मतलब होमोगेमी हो, तो ही उनमें क्या होगा, स्वपरागण होगा, अदरवाइज स्वपरागित नहीं होंगे। द्विलिंगी हैं लेकिन उनमें क्या मिल रही है, हेटेरोगेमी कंडीशन के अंदर है वो, मतलब उनमें विषम काल, पहले मान के चलना
पुमंग परिपक्व हो गए, बाद में जायांग परिपक्व हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं उसका, दोनों समान रूप से क्या होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए। तो स्वयं युग्मन की क्या परिभाषा हो गई, देखना यहाँ कि ऐसा परागण कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हों या परागित होते हों, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्वयं युग्मन के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लेना कि जब एक पुष्प के परागकण निकल के या इस परागकोश के स्फुटित होने पर परागकण निकल के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयं युग्मन की घटना बोलते हैं। ठीक है, मेंडल नाम के जो वैज्ञानिक थे जिनके आपने प्रयोग पढ़े थे, मेंडल ने अपने प्रयोगों में इसी स्वयं परागण की घटना को रोका था। उन्होंने, आगे आ रही है आपके लिए, इमेस्कुलेशन की क्रिया जो थी, इमेस्कुलेशन और बैगिंग क्रिया के जरिए से इस स्वयं परागण की घटना को उन्होंने रोका था। तो पहली शायद समझ में आ गई होगी, सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं या तो उसी पुष्प में, एक ही पुष्प के अंदर या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे परागकण यदि गिरते हों तो ये घटना कहलाती है स्वयं परागण की घटना। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, देखना कि ऐसा परागण जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयं परागण के नाम से जानते हैं। स्वयं परागण को दो भागों में बांटा है, एक तो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी के नाम से जानते हैं, या स्वयं युग्मन और सजात पुष्पी परागण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब स्वयं युग्मन की जो घटना होती है, स्वयं युग्मन की ध्यान रखना कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये घटना जो होती है वो कहलाती है स्वयं परागण की घटना। और स्वयं परागण की घटना में पुष्प का द्विलिंगी होना या उभयलिंगी होना क्या होता है, आवश्यक होता है। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई जरूर होगी। और द्विलिंगी पुष्प यदि है तो द्विलिंगी के साथ में शर्त ये होनी चाहिए कि वो होमोगेमी या समकाल परिपक्वता को प्रदर्शित करना चाहिए। अभी इसको आगे बताएंगे समकाल परिपक्वता क्या होती है। ठीक है, दूसरा आता है सजात पुष्पी परागण या जिटेनोगैमी। ये क्या होता है, देखो सजात का मतलब होता है उसी जाति के, ठीक है, उसी जाति का जो पुष्प होता है उसमें क्या होना, परागण क्रिया होना। ध्यान से सुनना, सजात का मतलब होता है उसी जाति का, पुष्प का मतलब मालूम ही है पुष्प, और परागण मालूम है आपको, पराग कणों का गिरना। तो उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पराग कणों का गिरना। लेकिन अब यहां पे देखना, एक पादप तो ये है, ये इसके पुष्प हो गए, और एक पादप ये रहा। एक इसके ये पुष्प हो गए। अब ध्यान से सुनना, हम लोग किसके फेवर में पढ़ रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के, मतलब स्वयं परागण के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्वयं परागण का हमें पता है कि यदि पादप के अंदर पुष्प की संख्या ज्यादा है तो या तो परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे या उसी पादप के दूसरे पुष्प पर परागकण गिरने चाहिए। ठीक है, जाति चाहे ये अलग अलग पादप हैं, चाहे इनकी जाति अलग अलग पादप अलग अलग हो, जाति एक ही हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहां पे लिख रहा है सजात पुष्पी, सजात पुष्पी। यहां पे पुष्प जो हैं वो एक ही पादप के होने चाहिए। एक ही पादप के अलग या दूसरे पुष्प पर यदि परागकण गिरते हों, जैसे इस पुष्प के परागकण इस वाले पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर गए, तो ये जो घटना होगी उसे ही हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागण के नाम से जानते हैं।
यहाँ लिख रहा हूं, जब पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हों। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी या सजात पुष्पी परागण के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर आ गया वो समझ में। इसीलिए स्वयं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही पादप के ये क्या हैं, भाग है, एक ही पादप के भाग होते हैं। जैसे हमारे, तो देखो इसमें आगे स्वयं परागण की हम लोग बात कर रहे हैं ना। स्वयं परागण में देखो क्या होता है, जैसे मान के चलना आपके दादा दादी, ठीक है, एक हम अपना एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दादा दादी हुए, दादा दादी के मान के चलना 2 या 3 संतानें हैं। ठीक है, 2 या 3 संतानें हैं, मान के चलना एक तो आपके पापा हो गए, ठीक है, 2 आपके चाचा मान लिए, ये हो गए। अब इनके भी क्या हुई, जितनी संतति हुई, जैसे आप 2 या 3 बहन भाई हो, तो आपके एक तो क्या हो गए, माता पिता हो गए, एक आपके चाचा चाची हो गए, 2 पेयर ये हो गए। ये तो हो गई आपकी फैमिली। एक यदि हम अलग से देखें, एक राशन कार्ड के तौर पे यदि हम देखें, तो ये एक आपकी अलग से फैमिली हो गई, एक राशन कार्ड अपना अलग हो गया। एक राशन कार्ड इनका हो गया, मान के चलना इन चाचा चाची के 2 संतति हैं, इसके भी मान के चलना 2 या 3 संतति हैं, तो एक राशन कार्ड इसका हो गया, एक राशन कार्ड इस फैमिली का हो गया, एक राशन कार्ड इन दादा दादी का है ये। तो ये 4 राशन कार्ड हो गए। और राशन कार्ड आपको पता है कि वो परिवार का बनता है। ठीक है, अब यहां इसी को देख रहे हैं हम, स्वयं परागण वाले, इसको एग्जाम्पल लेके, कि यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं परागकण, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वयं युग्मन के नाम से जानते हैं। लेकिन उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, मान के चलना ये जॉइंट फैमिली के रूप में रह रहे हैं, एक ही मकान में रह रहे हैं, तो क्या इसके लिए, इस फैमिली के लिए मान के चलना कोई खुशी होगी, तो क्या ये शामिल नहीं होंगे क्या उसमें, या कोई भी इसके लिए कोई खुशी का काम होगा, क्या ये शामिल नहीं होंगे उसमें, सभी शामिल होंगे ना। तो ये पूरा की पूरा क्या कहलाएगा, एक फैमिली कहलाएगी, पूरी एक फैमिली कहलाएगी ये। ठीक है ना, ऐसा सबने देखा होगा, ये पूरा क्या है, एक परिवार है, एक पूरा की पूरा। लेकिन राशन कार्ड के तौर पे देखें तो राशन कार्ड के तौर पे क्या होगा, ये एक परिवार है ये वाला, और ये एक परिवार हुआ अलग से। ठीक, तो यही घटना यहाँ पे है कि सजात पुष्पी परागण में क्या होता है कि पुष्प के परागकण जो हैं, एक पुष्प के परागकण, एक ही पादप की बात कर रहे हैं, जैसे ये एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली हुई कि एक पुष्प के परागकण निकल के उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि चले जाएं। यहाँ जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में मान के चलना कोई फंक्शन हुआ घर में, तो फंक्शन में हो सकता है जैसे आपके चाचा के कोई फंक्शन हो, तो वहाँ कोई काम है उसको आपके पापा करेंगे या उसके दूसरे चाचा वगैरह वो भी करेंगे। तो इसी प्रकार से ये एक जॉइंट फैमिली, इसी प्रकार से ये पूरा पादप भी क्या होगा, एक फैमिली होगा। इसकी क्या है, ये अलग अलग शाखाएं हैं। तो ये सजात पुष्पी परागण आ गया होगा समझ में, कि उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं ना, तब भी इसको हम क्या मानते हैं, स्वयं परागण के नाम से जानते हैं। तब भी ये इस पूरे पादप के लिए ये पुष्प भी उसका है, ये पुष्प भी उसी का है, ये पुष्प भी उसी का ही है। ठीक है, पूरे पादप के लिए। तो ये सब क्या हुए, अपने ही तो हुए पुष्प। पादप तो यही कहेगा ना, ये पुष्प किसके हैं, मेरे हैं, अपने ही हैं ये पुष्प सारे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्वयं परागण में रख रहे हैं। आ गया वो समझ में। तो ये 2 ध्यान रखना आप लोग, एक तो स्वयुग्मन, दूसरा सजात पुष्पी परागण। इसका और इसका, ये दोनों की क्या लिख दी, भाषा लिख दी है यहाँ पे। और कल इनके हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्ट्रीवेंस जो है या एडेप्टेशन जो है, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इनके सेल्फ पॉलिनेशन के कॉन्ट्रीवेंस या फिर एडेप्टेशन के नाम से इनको जानते हैं। तब तक आप लोग इनको यहाँ से पढ़ना, समझना। ठीक है, धन्यवाद।